इजराइल का हमास पर भीषण ग्राउंड ऑपरेशन जारी है और इसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी कवरेज के साथ हाजिर है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि सिंह भी मौजूद है। बताएंगे आपको कि कैसे गाजा पर लगातार प्रहार हो रहा है और क्या ये समतल होता जा रहा है। तो इजराइल और हमास की जंग विनाशकारी मोड़ पर पहुंच चुकी है। आधी रात को आईडीएफ की बमबारी से पूरा गाजा धुआं धुआं हो गया। इजरायली सेना ने जमीन, आसमान और समंदर से तीनों जगहों से गाजा की घेरेबंदी की और हमास के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। पलटवार किया, हमास की तरफ से भी पलटवार हो रहा है। गाजा की तरफ से कई रॉकेट दागे गए हैं। आधी रात को गाजा में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ ट्रेलर भर है। जी हाँ, और कहा जा रहा है कि महाविनाश तो अभी होना बाकी है। पूरी खबर विश्लेषण के साथ आपको बताएंगे। साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन पर तेल अवीव से बड़ा खुलासा हुआ है, वो भी बताएंगे। लेकिन पहले बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले बड़ी खबर है कि पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना ने भीषण बमबारी की है। हमास के 150 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हमास के कई लड़ाकों को मार गिराया गया। हमास की सुरंगों को तबाह कर दिया गया है। हमास के भूमिगत ढांचे भी ध्वस्त। आईडीएफ ने हमले का वीडियो जारी किया। तो हमास की सुरंगों को निशाना बनाया गया। देखिए, हमास के भूमिगत ढांचे को भी ध्वस्त किया गया है। हमास पर बड़ा हमला आईडीएफ ने किया है और अब कहा जा रहा है कि किसी तरीके से हमले और तेज करेगा आईडीएफ। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए कैसे रात में जोरदार अटैक हुआ है। रॉकेट, मिसाइल, बमों से हर तरीके से हमला किया जा रहा है और धमाकों की गूंज पूरे गाजा पट्टी में सुनाई पड़ रही है। तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं, जहां इजराइल के ऑपरेशन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और अब जरा इन तस्वीरों को थोड़ा तफसील से आपको बताते हैं। बिग वॉल पर देखिए, मेरे दोनों तरफ तस्वीरें, एक मेरी साइड है और दूसरी तरफ निधि की साइड है। सबसे पहले यहाँ देखिए कैसे जल, थल, नभ, इन तीनों ही मोर्चों से हमला किया जा रहा है। और देखिए कैसे जो फाइटर प्लेन है वो उड़ान भर रहे हैं, रॉकेट भी दागे जा रहे हैं। एक के बाद एक कई हमले इसी तरीके से गाजा में जारी है। और मेरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बमबारी हुई है आसमान से और जिस इलाके में जो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड था, जहाँ इमारतें थी, वहां पर अटैक किया गया है और वहां पहले तो इवैक्यूएट करा लिया गया पूरे इलाके को। लेकिन जो बमबारी हुई है ये आसमान से बमबारी और पूरा इलाका तहस नहस होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बमबारी में ये बता रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है इजराइल का। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी लगातार मौजूद हैं इस खास शो में। हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड राजेश कुमार जी जुड़ रहे हैं, रक्षा विश्लेषक के तौर पर जेके त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजदूत के तौर पर मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर प्रोफेसर सतीश कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। आप तमाम मेहमानों का स्वागत है और चर्चा करेंगे। आपसे शुरुआत करते हैं, लेकिन गाजा बॉर्डर से मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। मनीष, आज 22वां दिन है इस युद्ध का, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो वाकई खौफनाक हैं। बता रही है कि ग्राउंड ऑपरेशन तेजी से इजराइल बढ़ा रहा है और गाजा समतल होने की कगार पर आ चुका है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त टीवी9 की टीम गाजा बॉर्डर के पास मौजूद है और संजोग देखिए कि एक ऐसी रात की जब सुबह हुई है, तो अगर मैं संकेतों में पहले शुरू करूं तो आज आसमान में कोहरा छाया हुआ है। यानी मेरे पीछे का वो हिस्सा जहां पर कि गाजा बॉर्डर है, जहां पर कि गाजा पट्टी है, जहां पर कि लगातार रात भर ऑपरेशन चले हैं, हवाई हमले हुए हैं, वहां पर कोहरे की वजह से अमूमन ऐसा होता है कि सामने में जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां जब गाजा पट्टी की तरफ से रॉकेट दागे जाते हैं तो वो आसमान में मुझे दिखाई भी देते हैं। लेकिन अभी कोहरा छाया हुआ है। गाजा पट्टी में क्या हुआ, रात भर कितनी तबाही हुई, अभी क्या हालात है, इसको लेकर ठीक वही स्थिति बनी हुई है। जैसे यहाँ कोहरा है, वैसे ही दुनिया भर के लोगों को नहीं पता कि गाजा में रात कैसी बीती, गाजा में जो कुछ हुआ उसके बाद वहाँ की स्थिति क्या है, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि वहाँ भी कोहरा है। वैसे ही चूँकि वहाँ पर मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, वहाँ से लोग अब बताने की स्थिति में नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल डिफेंस फोर्स भी फिलहाल अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाए हुए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी जब हमारी कुछ बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इजराइल ने एक खास रणनीति अपनाई है। और देखिए अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे धमाके की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। रह रहकर धमाके की आवाज़, जो आर्टिलरी फायर हो रहे हैं वो धमाके की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही है। और टीवी9 की टीम इस वक्त गाजा बॉर्डर पर मौजूद है। और मैं आपको बता रहा था कि इजरायली डिफेंस ऑपरेशन को लेकर एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, जो हमारे एक्सपर्ट उस पर बात भी कर पाएंगे
कि इस वक्त जो इजराइल की सेना आगे बढ़ रही है, पहले 2 रात हमने देखा कि वो थोड़ी आगे बढ़ी, पीछे आई, फिर थोड़ी आगे बढ़ी, फिर थोड़ी पीछे आई, लेकिन आज जहां से आगे बढ़ी थी वहां से फिर वो थोड़ी आगे बढ़ी, लेकिन इस बार पीछे नहीं आई है। इस बार वो वहीं पर या उससे बहुत कम पीछे आई है। तो इस तरह धीरे धीरे करके गाजा की पट्टी के अंदर ऑपरेशन चल रहा है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस दौरान लगातार मुझे धमाके की आवाज पीछे गाजा पट्टी में हो रहे ऑपरेशन की बिल्कुल सावधानी से रिपोर्टिंग करिए आप मनीष। तो देखिए जहां हमारे संवाददाता मनीष मौजूद है, ठीक उसी जगह पर लगातार धमाकों की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। और किस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट में मनीष बता रहे थे कि इजरायली सेना अब आगे बढ़ रही है, अपने ऑपरेशन को तेज करिए। एक और बड़ी खबर, गाजा में आधी रात को हमले पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। हमास को घेर कर हमले की अब रणनीति तैयार की जा रही है। हमले से पहले अचानक वॉर कैबिनेट की एक बैठक हुई है। नेतन्याहू ने विनाशक हमले की मंजूरी दी। बिजली और इंटरनेट बंद करना रणनीति का हिस्सा है। तो गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, जो कि बहुत बड़े खुलासे भी सामने लेकर आ रहा है। क्या ये खुलासे, ये जानिए। हमले से पहले अचानक वॉर कैबिनेट की एक बैठक हुई है और नेतन्याहू समेत सभी मंत्रियों ने इस बैठक में एक रणनीति तैयार की है। जी हाँ, जमीन, आसमान, समंदर, ये 3 जगहों से हमले की रणनीति बनाई गई है। वॉर कैबिनेट से ही आईडीएफ को गाजा में घुसने के आदेश दिए गए हैं। हमले से पहले बिजली और इंटरनेट सेवा बंद की गई है। और रात में ही इजरायली सेना टैंक के साथ गाजा में घुसी है। वायुसेना और नेवी की तरफ से कवर फायर भी दिए गए हैं। जी हाँ, हमास के ठिकानों पर चुन चुन कर हमला किया जा रहा है और यही है ग्राउंड ऑपरेशन की ताकीद जो कि सामने आई है। और ये बताया जा रहा है कि अब और तेज होंगे हमले। जी हाँ, हमास के ठिकानों पर चुन चुन कर हमला किया जा रहा है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल भी मौजूद है, उनसे जरा बात करते हैं और समझते हैं इस रणनीति को। संजय सोई सर, आपने मनीष को सुना जो कि गाजा बॉर्डर पर मौजूद है। वो कह रहे थे कि गाजा पट्टी में जो इजरायली फोर्स है वो पहले आई फिर पीछे चली गई, लेकिन अब क्योंकि ऑपरेशन तेज करने की बात हुई है, बैठक भी बाकायदा इसके लिए हुई है, अब कूच कर रही है इजरायली डिफेंस फोर्स गाजा पट्टी की तरफ। यानी कि अब ग्राउंड लेवल पर आमने सामने होंगे हमास के लड़ाके और आईडीएफ के सैनिक। नहीं, बिल्कुल अंजलि जी, देखिए मैं जिस प्रकार से किया गया है, थोड़ा सा मैंने एनालिसिस किया, कारण बताऊंगा मैं ऐसा क्यों किया इन्होंने। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि चौड़े पूरे इलाके में बम्बार्डमेंट किया, जैसे आपने दिखाया कि नेवी से, एयर से, ग्राउंड से, आर्टिलरी, जैसे मनीष जी बता रहे थे। और मनीष जी को ध्यान रखना चाहिए अपना, जिस प्रकार से काफ़ी बहादुरी से काम कर रहे हैं। दूसरी बात जो है कि इस प्रकार से उन्होंने जो वहाँ के आगे के डिफेंसेस हैं उनको पूरा बर्बाद कर दिया, क्योंकि जब उन्होंने अटैक का फैसला कर लिया तो उन्होंने पूरे डिफेंसेस को जहाँ जहाँ से वो फायर कर सकते थे उनको बर्बाद किया। जहाँ उनकी मिसाइल थी, एंटी टैंक मिसाइल थी, रॉकेट थे, उनको बर्बाद किया। क्योंकि जब फेंस तोड़ के अंदर जा रहे तो एक फनल बनता है, पतला टैंक एक एक करके जाते हैं, बाद में फैलते हैं वो, फिर फैल के पूरा हमला करते हैं। ये इस तरह से जा रहे हैं। तीसरी बात, जब इस प्रकार से किया तो जो जो उन्होंने ऑब्स्टिकल लगाए होंगे, बूबी ट्रैप, माइंस, वो भी काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, वो भी काफ़ी हद तक बर्बाद हो गए होंगे। ये सब इसलिए कि ताकि जो अटैक वाली फोर्सेज है उनको ज़्यादा सामना या ज़्यादा नुकसान ना हो। अगली बात है कि जो शॉक इफेक्ट दिया, जैसे कि इतना भारी बम्बार्डमेंट, जैसे बता रहे थे मनीष जी और आप बता रहे थे कि 100 लगातार सारी रात भारी बम्बार्डमेंट हुआ, कोहरा क्या कोहराम छा गया, तो एक शॉक इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर। बहुत बड़ी बात आपने बताई और एक्चुअली आपने वो नब्ज बताई कि रणनीति बनाई कैसे जा रही है। मनीष के पास चलना होगा। मनीष कुछ बता रहे हैं क्योंकि ताजा बमबारी हुई है और आवाजें सुनाई दे रही है लगातार। मनीष, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त जब मैं गाजा बॉर्डर के पास हूं, मेरे सर के ऊपर से फाइटर जेट जो गुजर रहे हैं उसकी आवाज़ मुझे आवाज़ आ रही है, साफ तौर पर बहुत तेज आवाज़ आ रही है। हालांकि जैसा कि मैंने बताया आपको कि अभी मौसम में कोहरा जैसा छाया हुआ है, इसलिए मेरे कैमरा सहयोगी चाहने के बावजूद भी अभी आसमान में उससे फाइटर जेट को आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन बहुत तेज आवाज़ के साथ कई सारे फाइटर जेट की आवाज़ सुनाई पड़ी है। तो जिस एयर स्ट्राइक की बात हम करते हैं, जिस हवाई हमले की बात करते हैं कि एक वो लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से, इजराइल एयरफोर्स की तरफ से जारी है और इसीलिए लगातार यहां से फाइटर जेट का जाने का सिलसिला जारी है। देखिए मेरे पीछे का हिस्सा गाजा पट्टी में रात भर क्या हुआ, सुबह क्या हुआ, इसको लेकर पूरी दुनिया अनजान है, पूरी दुनिया को आशंका है। और जैसा कि आपने भी कहा कि क्या गाजा पट्टी वैसा ही समतल हो गया जैसा मेरे पीछे दिख रहा है, क्या आने वाला आगे वाला हिस्सा भी वैसा ही समतल? कम से कम जिस हिसाब से, जिस रेट से इजरायली एयरफोर्स ने अपने हवाई हमले किए हैं, उससे तो यही लगता है कि पूरी रात और उसके बाद जब सुबह मैं यहाँ पर खड़ा हूँ
तब भी लगातार फाइटर जेट के आने जाने का सिलसिला जारी है। आपने एक बात बताई, हवाई हमले तो लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि अब आईडीएफ जो है वो जमीनी स्तर पर भी आगे बढ़ते हुए कूच कर रही है गाजा पट्टी की तरफ। क्या अब कुछ दिनों का ही खेल बचा है? क्या हमास का खात्मा अब तय है? मैं आपको बताऊं कि आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन को बस आप यूं समझिए कि जब हम लोग पहले 3-4 दिन पहले दिखाया करते थे, उस समय इन इलाकों में लगातार आपको सैकड़ों की संख्या में टैंक, हजारों की संख्या में ट्रूप्स दिखाई देते थे, लेकिन अब वो सब यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ से आगे बढ़कर गाजा पट्टी और गाजा पट्टी के अंदर चले गया। इसकी वजह यही है कि वो सारे ट्रूप्स अंदर में हैं और हमने देखा कि बीती 2 रात में पहले वो गए, अंदर गए, फिर पीछे आए, अंदर गए, पीछे आए, लेकिन अब वो ज्यादा अंदर गए। ठीक है मनीष, आपके पास आगे भी आएंगे जानकारी लेने के लिए, नजर आप बनाए रखिएगा। तो देखिए हमारे सहयोगी गाजा पट्टी के ठीक पास मौजूद है और वहीं से आप तक रिपोर्टिंग कर। और अगली अहम खबर है, 22वें दिन इजरायल का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। इजरायली सेना का गाजा पर बारूदी बौछार, 100 लड़ाकू विमानों ने गाजा पर बॉम्ब बरसाए हैं। ताबड़तोड़ हवाई हमले से थर्राया गाजा शहर। हमास के कई ठिकाने भी तहस नहस हो चुके हैं। इजरायल के हमले में सैकड़ों लोगों की अब तक मौत हो गई। और एक और बड़ी खबर है, आईडीएफ के हमले में हमास का एक और कमांडर मारा गया है। एयर यूनिट का प्रमुख असेम अबू रकाबा मारा गया है। हवाई हमले में अबू रकाबा मारा गया है। 7 अक्टूबर के हमले का भी जिम्मेदार यही था, असेम अबू रकाबा, जिसका बदला इजरायल ने लिया है। एयर यूनिट का प्रमुख था। जो पैराग्लाइडर्स आए थे इजरायल की सीमा से दाखिल होते हुए, वो उसका भी मास्टरमाइंड अबू रकाबा ही था। आइए आपको बताते हैं, इजरायली सेना के हमले में मारा गया हमास का कमांडर अबू रकाबा के बारे में आपको कुछ और डिटेल में जानकारी देते हैं। कौन था ये अबू रकाबा? असेम अबू रकाबा हवाई हमले में मारा गया है, जो डिटेल सामने आई है। 7 अक्टूबर को जो बड़ा हमला किया हमास ने, 7 अक्टूबर के हमले की योजना बनाने में अहम रोल था। जी हां, रकाबा हमास की एयर अटैक यूनिट का हेड बताया जाता था, प्रमुख था। लड़कों को पैराग्लाइडर के जरिए इजरायल पहुंचाया था। जी, इसके अलावा ड्रोन हवाई हमले की योजना बनाना प्रमुख जिम्मेदारी इसकी थी। रकाबा की आईडीएफ की चौकियों पर भी ड्रोन हमलों के लिए यही जिम्मेदार था। जो बताया जा रहा है कि जो चौकियां तबाह की गई थी आईडीएफ की, वो चौकियों तबाह करने के लिए रणनीति भी रकाबा ने ही बनाई थी। एयर मार्शल राजेश कुमार जी हमारे साथ हैं, रक्षा विश्लेषक के तौर पर उनके पास चलना होगा। राजेश जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक एक करके हमास के लीडर्स का खात्मा कर रहा है इजराइल, उसकी जो सेना है वो सिर्फ इस बात को टारगेट कर रही है कि जिन लोगों का रोल 7 अक्टूबर को था, उनका सबसे पहले उनका खात्मा किया जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, बिल्कुल उनकी रणनीति तो यही रही है। उन्होंने कहा भी था ये साफ कि हम चुन चुन कर इनको मारेंगे, और जिन्होंने ये इतना बड़ा हमला हमारे ऊपर किया है, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। और हमास की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, जो हमास की का जो अस्तित्व है, उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता, ये जो इनका जो एयर प्लानर है, ये उसने अपना काम कर दिया है। अब ऐसा अटैक दोबारा इजराइल के ऊपर करना बड़ा मुश्किल है। उसने अपना काम कर दिया है, और ये कार्रवाई जो है उसको बदले में की गई है। आगे क्या होता है आप देखिए। अभी जो आप कह रहे हैं कि जो ज़मीनी कार्रवाई हो रही है, और मनीष जी वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं कि वहाँ कोहरा छाया हुआ है, तो इस कोहरे में जो है ज़मीनी कार्रवाई करना और आगे बढ़ना, जहाँ बूबी ट्रैप्स हैं और हमास के फाइटर पीछे कहीं छुपे हुए हैं, अगर वो दिखाई नहीं दें, अगर वो कोहरे में उनको जो है बिल्कुल सर, चुनौतियां कई सारी हैं जो कि आप बता रहे हैं, और मनीष भी ग्राउंड रिपोर्ट हमें बता रहे हैं। मनीष के पास चलते हैं। मनीष, आपने बताया कि हवाई हमले तो लगातार गाजा पट्टी पर हो ही रहे, लेकिन अब आईडीएफ जो है वो गाजा पट्टी सिटी में भी एंटर कर रही है। अभी एक खबर हमने पढ़ी जिसमें अमेरिका की ओर से व्हाइट हाउस ने एक स्टेटमेंट जारी किया और इजरायल के जमीनी हमले से इनकार किया गया, क्योंकि हमास दावा कर रहा था कि जमीनी हमले में कई नागरिकों की गाजा पट्टी में मौत हुई है। बिल्कुल, देखिए, शब्दों का मायाजाल है। तमाम तरह की बातें अमेरिका में और संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में हो रही है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन कुछ और ही है, ग्राउंड रियलिटी भी कुछ और ही है। बल्कि मैं अमित जरा दिखाइए, अगर आपके पीछे का जो ट्रूप्स मूवमेंट है, जो गाड़ी अगर आप दिखा सकें,
तो देखिए लगातार यहाँ पर ग्राउंड ऑपरेशन की जो एक्टिविटी है वो आपको दिखाई भी देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ लगातार चाहे फाइटर जेट के गुजरने की आवाज़ हो फिर या फिर आर्टिलरी से धमाके की आवाज़ हो, वो एक साथ मुझे सुनाई भी दे रही है। तो ग्राउंड ऑपरेशन नहीं चल रहा है। अगर यह बात अमेरिका कह रहा है तो मैं यही कहूँगा कि शायद हज़ारों किलोमीटर दूर अमेरिका में बैठे लोगों को इस धमाके की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही होगी जो मुझे गाजा बॉर्डर पर खड़े होकर सुनाई पड़ रही है। कम से कम जिस हिसाब से आर्टिलरी की आवाज़ है, जिस हिसाब से फाइटर जेट की आवाज़ है, वो तो मैं देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, आवाज़ को नहीं लेकिन उसको गुजरने का एहसास भी हो रहा है। लगातार यहाँ से फाइटर जेट गुजर रहे हैं और मैं कह सकता हूँ आपको कि इस वक्त यानी इस वक्त ठीक इसी समय इजराइल की एयरफोर्स की तरफ से गाजा पट्टी पर एक बार फिर हवाई हमले तेज हो गए हैं और उसकी तस्दीक कर रही है मेरे सर के ऊपर से गुजरते हुए वो फाइटर जेट जो लगातार यहां से गुजर रहे हैं, जिसकी आवाज में सुन पा रहा हूं। बिल्कुल मनीष, कितने विध्वंसक हालात बने हुए हैं गाजा पट्टी में, ये टीवी 9 रिपोर्टर ग्राउंड से ही बता रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और वहां से रिपोर्ट करें कैसे फाइटर जेट एक्टिव है और लगातार हवाई हमले भी आईडीएफ की ओर से जारी है। मनीष, बहुत शुक्रिया आपका। गाजा पर हमले के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री और इजरायली रक्षा मंत्री की बातचीत हुई है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर के बात की गई है। लॉयड ऑस्टिन और योव गैलेंट ने युद्ध के हालात पर चर्चा की, नागरिकों की सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। अमेरिका ने कहा मानवीय मदद में भी बाधा ना हो। और आपको बताते हैं कि इजराइल की भीषण बमबारी के बीच अमेरिका की चिंता बंधकों को लेकर है। इजरायली रक्षा मंत्री से फोन पर बातचीत में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने और क्या कुछ कहा है आपको डिटेल में बताते हैं। अमेरिका को बंधकों की चिंता है और इसीलिए ये बातचीत हुई है। इजरायली रक्षा मंत्री से बंधकों की रिहाई को लेकर अमेरिका ने बात की है। सभी बंधकों की रिहाई पर भी फोकस करने की जरूरत है, ये लॉयड ऑस्टिन ने कहा। अभी तक 2 अमेरिकी और 2 इजरायली बंधक हमास के कब्जे से रिहा हुए हैं। बाकी बंधकों की रिहाई न होने से इजराइल अमेरिका के लोगों में भारी नाराजगी है, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिव तो यही है कि बंधकों को कैसे छुड़ाएं। अमेरिका ने ऑपरेशन के दौरान बंधकों की सुरक्षा का ख्याल रखने को कहा है। 220 बंधकों में अमेरिका के 12 और इजराइल के 115 नागरिक हैं। हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर जेके त्रिपाठी जी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी देखिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि जितने भी होस्टेज हैं और बंधक हैं उन्हें छुड़ाया जाए। इसीलिए भी अमेरिका में भी खलबली मची हुई है क्योंकि उनके खुद के नागरिक होस्टेज हैं। देखिए, अमेरिका की ये नीति रही है कि कहीं भी विश्व में अगर उसका किसी भी नागरिक पर, एक नागरिक पर भी अगर खतरा आता है तो अमेरिकी तुरंत उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं। और अब जब अगले साल इलेक्शन है अमेरिका में और अब जबकि ये अच्छी तरह से अमेरिकन सिटीजन जानते हैं और वो बार बार ये कहते हैं कि अमेरिकन सोल्जर्स और अमेरिकन्स आर नॉट मेंट टू बी रिटर्न इन बॉडी बैग्स, तो वहाँ पर एक ये हो जाता है कि अमेरिकन्स की रिहाई जो है वो सबसे बड़ी प्राथमिकता हो जाती है। और इसीलिए अमेरिकी और इजरायली रक्षा मंत्री में बात हुई है। और अब देखिए, इस मामले में हो सकता है कुछ और डेवलपमेंट कुछ और घंटों में हो सकता है हमास के रूप में थोड़ी सी नरमी आए और कुछ और बंधकों को छोड़ा जाए। जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं त्रिपाठी सर की अब बंधकों की रिहाई के लिए जो है प्राथमिकता वो तेज हो गई है हर मुल्क की तरफ से और खास करके सुपर पावर अमेरिका की तरफ से। और ब्रेकिंग न्यूज, इजरायली सेना का हमास को लेकर बड़ा बयान। हमास ने 36 साल तक इजरायल को आतंकित किया है। आईडीएफ ने कहा है इजरायल को आतंकित करने के 36 साल काफी। हमास के 36 साल में किए हमले का वीडियो भी जारी किया गया। हमलों का वीडियो जारी कर इजरायल ने चेतावनी दी है। और एक और बड़ी खबर, गाजा में ब्लैकआउट के बीच भीषण बमबारी हुई है। एक साथ कई धमाकों की आवाज सुनाई दी है। गाजा में इंटरनेट के साथ मोबाइल सेवाएं भी बंद हैं। गाजा में रात से ताबड़तोड़ हमले जारी। तो देखिए, बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। ब्लैकआउट के बीच भीषण बमबारी हुई है। हमारे साथ प्रोफेसर सतीश भी हैं। सतीश जी, अभी एक खबर जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी, आईडीएफ ने वीडियो जारी किया है और ये जानकारी दी है कि इजरायल तो 36 सालों से हमास को भुगत रहा है, हमास को झेल रहा है, हमास छिटपुट घटनाएं करते रहा है, कई बार हमला करते रहा है। लेकिन आईडीएफ के बारे में कहा जाता है, इजरायल के बारे में कहा जाता है कि छोटा देश जरूर है लेकिन बहुत ताकतवर देश है। 36 सालों में क्या इजरायल ने सबक नहीं लिया कि हमास ने इतना बड़ा हमला बोल दिया? देखिए, चूंकि इजरायल एक ऐसा देश है जिसके इर्द गिर्द दर्जनों मुस्लिम देश हैं और कई युद्ध हो चुके हैं जिसमें 3 तो बहुत निर्णायक युद्ध हुए हैं।
जिसमें आज अगर हम देखें कि प्रॉक्सी के रूप में ईरान और बाकी लेबनान, उस समय तो डायरेक्ट वॉर हुआ है जिसमें सारे इस्लामिक देश इजराइल के अगेंस्ट में लड़े हैं 67 में और 73 में, बुरी तरह से उनकी हार हुई है। उसके बाद से अगर हम 40 सालों का अगर देखें तो सैनिक शक्ति के रूप में, आर्थिक शक्ति के रूप में इजराइल निरंतर मजबूत होती चला गया है। लेकिन फिलहाल परिस्थिति अभी के अगर इस संघर्ष को हम अगर मुआयना करें तो ये एक इंटेलिजेंस फेलियर इजराइल की तरफ से है, जो उसे एक सीख लेनी होगी कि कैसे 7 अक्टूबर को इतना बड़ा हमला हुआ। लेकिन देखिए अमेरिका के विरुद्ध भी 9/11 की घटना हुई, तो आज की परिस्थिति में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का दुनिया है तो उसमें इस तरह की चूक होने की संभावना है। लेकिन जहां तक सैनिक शक्ति की बात है उस पर कोई विवाद नहीं है कि इजराइल इसमें विजयी होगा और उन तमाम चीज़ों को फिलहाल तो खत्म कर देगा। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं बाद में भी इस तरह की घटनाएं होंगी, क्योंकि पूरे इस्लामिक जगत में, और हंटिंगटन के थियरी को हम मानते हैं कि सिविलाइजेशनल वॉर की ओर दुनिया बढ़ रही है, तो उसका एक अंश भी अगर सही है तो आने वाले समय में इस तरह की परिस्थितियां पुनः पैदा हो सकती हैं। क्योंकि जितने भी आतंकी संगठन है वो एक पेड़ को काटिएगा 10 पेड़ जन्म लेंगे, और उसके खात्मे का ही प्रण इजराइल ने लिया है। जो संगठन इस तरह से फल फूल रहे हैं, हिंसा को आगे बढ़ा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, सतीश जी रोक रही हूं आपको मैं, बड़ी खबर है इजराइल के लड़ाकू विमानों का कहर देखने को मिला है। गाजा की कई अहम इमारतों पर बमबारी है, कई बड़ी इमारतों में भीषण आग लग गई है। 100 फाइटर जेट से हमास के ठिकानों पर बमबारी हुई है। तो इजराइल की सेना रात भर वेस्ट बैंक के ऑपरेशन में जुटी रही। आपको बताते हैं वेस्ट बैंक में इजराइल का क्या एक्शन इस वक्त वर्तमान में देखने को मिल रहा है। रामल्ला में अल जालाजौन रेफ्यूजी कैंप पर धावा बोला गया है। यह सबसे बड़ा अटैक किया गया। फिलिस्तीनियों और इजरायली फोर्स के बीच झड़प हुई है। जी हाँ, एक्शन इजराइल का जारी है वेस्ट बैंक में भी, जिसमें बताया यह भी जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है जो सस्पेक्ट लगे इजराइल को। फिलिस्तीनी एजेंसी का दावा है कि इजराइल की फायरिंग में 4 लोगों की मौत भी हो गई। तो ये एक्शन है, बड़ी कार्रवाई है। रामल्ला के रेफ्यूजी कैंप के घरों पर इजरायली सेना ने बुलडोजर चलाया है, जो रेफ्यूजी कैंप्स के घर हैं। हमास से जुड़े लड़ाकों और संदिग्धों पर लगातार एक्शन किया जा रहा है। और ये दरअसल इनपुट मिले हैं कि रामल्ला इलाके में जो वेस्ट बैंक में आता है, यहाँ पर हमास से जुड़े लड़ाके शामिल हैं। संजय सोई सर, आप अगर थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें इस वेस्ट बैंक के इलाके को, क्योंकि ये यरूशलेम में आता है और ये बहुत सेंसिटिव इलाका है, तो इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी होगी इजराइल की? देखिए ऐसा है कि जो वेस्ट बैंक का इलाका है वो काफ़ी एक पैलेस्टीनियन है जिसको कि PLO रूल कर रहा है, जिसका इजराइल के साथ ठीक संबंध है, कोई ऐसा युद्ध वाली बात नहीं है। लेकिन वहाँ पर कुछ हमास समर्थित लोग हैं, हमास के आतंकवादी भी वहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करके पहुँचे हुए, या वो वहाँ पर उनके जो समर्थक हैं वो उनको प्रिवेंटिव मेजर ले रहा है इजराइल कि इससे पहले कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ करे या एक मुसीबत दूसरा फ्रंट ज़्यादा खुल जाए, उनको पहले ही अरेस्ट करके, प्रिवेंटिव अरेस्ट करके उनको बिल्कुल। और इसे देखकर यही लगता है सर कि हमास पहले से ही ये तैयारी कर रहा था कि इजराइल पर कब हमला बोला जाए, ताकि वो अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से फैला हुआ नजर आ रहा है और वहीं पर अब इजराइल भी हमले कर रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।